स्वागत है। मैं कुमार उत्पल लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और 30 पुस्तकों के लेखक आप सबको आज एक नवीन विषय वस्तु जो बहुत प्रत्यक्ष रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक के रूप में जानते हैं, वैसे राजा के बारे में मैं बतलाने जा रहा हूँ। वो है कुषाण वंश के कनिष्क। कनिष्क के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे आज। कनिष्क के राजनीतिक योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। कनिष्क के सांस्कृतिक योगदान के बारे में चर्चा करेंगे आज। कनिष्क के साहित्यिक योगदान बहुत बड़ा योगदान था, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उनकी कला, संस्कृति, साहित्य, समाज, आर्थिक योगदान की भरपूर चर्चा करेंगे, जो हर एक परीक्षाओं में विशेष करके 8 पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में पूछे जाते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि बौद्ध धर्म के 3 राजा बहुत बड़े प्रचारक थे, जिसमें मौर्य सम्राट के अशोक, उसके बाद कुषाण वंश के कनिष्क और पुष्पभूति वंश के हर्षवर्धन ने बहुत प्रचार प्रसार किया। मैं आज कनिष्क पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कनिष्क यूची जाति के चीन के क्षेत्र से आए हुए थे और ये विदेशी होते हुए भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भरपूर योगदान दिए और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का खान पान, उठन बैठन को और भी आगे बढ़ाया है। यहाँ के साहित्य को बढ़ाया है, यहाँ की संस्कृति को बढ़ाया है और इनके वंशज भारत के ही होके रह गए। इसलिए मैं 2 प्रचारक पूर्व में जो बतलाया है वह है मौर्य साम्राज्य अशोक और हर्षवर्धन, जो भारतीय थे और भारतीय संस्कृति को, बौद्ध धर्म की गुण को उन्होंने फैलाया। लेकिन ये विदेशी होते हुए भी इन्होंने बौद्ध धर्म और भारतीयता की जो संस्कृति है, जो समाज था, जो उसका आर्थिक कार्यकलाप था, उसको वह 4 चांद किए। मैं सबसे पहला ये कहना चाह रहा हूँ कि 78 एडी में इनका राज्यारोहण हुआ। ये बराबर पूछा जाता है, जिसको संवत भी कहा जाता है, यह थोड़ा ध्यान देंगे। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कुजुल कड़फिसस, वीम कड़फिसस ने जो संगठन किया, जो विस्तार किया, उसको यह और भी संगठन किया और भी विस्तार किया। मैं आपको बता दूं कि इनका राज्यारोहण के बाद इन्होंने राजनैतिक योगदान के रूप में बहुत सारी योगदान दिए, जिसमें उन्होंने कोसरो इजय और विशेष करके कोसरो इजय खुसरा, जो पार्थियन शासक थे, उनको उन्होंने पराजित किया। यह बात जो है बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उस समय पार्थियन शासक खुसरा बहुत बड़े ताकतवर थे, उनको उन्होंने हराया। यह एक बहुत बड़ी बात है। कनिष्क जो है, आपको होंती शासक जो थे उस समय चीन के, उनके सेनापति से तो हार गए, जिनका नाम पांचाऊ था, उससे तो हार गए, लेकिन उनके पुत्र जो थे उनको वह हरा दिए, जो पांचांग नाम से जाने जाते थे। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। उन्होंने उनके पुत्र जो पांचांग थे, वो पांचांग को हराने के तदुपरांत 3 क्षेत्रों को प्राप्त किया, जो उनके लिए बहुत अमूल्य धरोहर के रूप में है। जो कासगर, पहला कासगर, ये पूछता है, इसलिए कासगर याद रखिएगा। दूसरा खोतान, तीसरा आपको यारकंद। तो क्या क्या याद रखेंगे आपको? कासगर,
खोतान, यारकंद को याद रखेंगे। यह तीनों जो है उनके पुत्र यानपांग से उन्होंने लिया था। यह ध्यान रखने इनकी राजधानी जो थी पुरुषपुर पेशावर थी, इसको भी आप याद रखेंगे। पुरुषपुर उन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया था, जो अब पेशावर कहलाता है। एक चीज और बता देते हैं जो बहुत भी यूपीएससी में पूछता है, सामंतवादी प्रणाली इन्होंने ही सर्वप्रथम शुरुआत किया था और इनका शासन का जो स्वरूप था वह सैनिक स्वरूप था। मैं एक बात और बतला देना चाहता हूं, वह बहुत ही याद रखने योग्य है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है और पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि पाटलिपुत्रा के जो राजा थे कोटकुल, वह कोटकुल काफी कमजोर हो गए थे। इसकी जानकारी जो ही मालूम हुआ कनिष्क को, तो कनिष्क अपनी बड़ी सेना के साथ पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करने के लिए चल दिए। जब आक्रमण करने के लिए चल दिए बड़ी सेना के साथ, कोटकुल को मालूम हुआ तो उन्होंने क्या किया कि अपने सेनापति और अपने जो पुरोहित थे, प्रधानमंत्री थे, उनको कहा कि जा करके कनिष्क को कहिए कि जो धन संपत्ति या और भी जो भी चीज लेना चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं, वह हम पर लड़ाई नहीं करे, हम पर चढ़ाई नहीं करे। तब उसने कहा कि आप हमको एक बौद्ध विद्वान जो पाटलिपुत्रा के उस समय के बहुत विद्वान थे और ब्राह्मण थे, वो अश्वघोष थे, उसको हमको दे दीजिए। और दूसरी बात है कि जो बौद्ध के जलपात्र हैं उसको आप दे दीजिए। यह दोनों चीज प्राप्त करने के तदुपरांत वह लौट गए। युद्ध नहीं हुआ, युद्ध तो टल गया। और कोटकुल कहा कि कैसा यह राजा है जो हमने कहा था कि आप जितना स्वर्ण मुद्राएं लें, स्वर्ण आभूषण ले, हमारी रानी और अन्य जो पटरानी है उसको ले लो, लेकिन वह लेने के लिए तैयार नहीं हुए। कैसा वह राजा है, हंस रहा था। तो यह जो चीज है, लेकिन वह कनिष्क जो थे वह बहुत दूरदर्शी थे। वह अश्वघोष को लेकर के, अश्वघोष को पा करके और बौद्ध के जो एक आशीर्वचन के रूप में जो जलपात्र लिया और वह बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किए, और अश्वघोष के चलते उनकी कृति आज भी अविस्मरणीय है। हम लोग विदेशी शासक होते हुए भी बड़ा आदर से और पूरा विश्व उनको आदर से नाम लेता है, क्योंकि महायान धर्म का उन्होंने बुद्ध, तो मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था, बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो महायान के बहुत बड़े प्रवर्तक के रूप में उभरे और मूर्तिकला, बुद्ध से संबंधित मूर्तिकला को इन्होंने बढ़ावा दिया। मूर्तिकला को स्थापित करने के लिए इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए जो आज हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यह योगदान इनकी, यह दोनों चीजें अभी तक हम लोगों के जेहन में है और हम लोग ही नहीं, पूरे विश्व इनको आदर और सत्कार देता है, सम्मान देता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने एक चीज और आपको बता देते हैं कि बौद्ध संगति जो हुई थी, वह बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति जो कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, इसके आयोजन करता खुद ये कनिष्क थे। और इसी आयोजन में महायान धर्म के नींव पड़ी और इसमें कई ग्रंथों को फिर से उसको कलेक्ट करके, सबको संग्रहित करके फिर से उसको रीप्रिंट कराया गया, मीन्स फिर से प्रकाशित कराया गया, जिसमें महाविभास सूत्र इसका जो ग्रंथ, जो भाष्य लिखा हुआ था, उस भाष्य को त्रिपिटक नामक जो प्रमाणिक ग्रंथ है उस पर भी उसकी तैयारी की गई।
और उसको फिर से रिप्रिंट कराया गया और महाविभास सूत्र को भी जो एक भाष्य है, भाष्य मीन्स टीका होता है, भाष्य मीन्स क्रिटिक्स होता है, भाष्य मीन्स समीक्षा होता है, भाष्य मीन्स समालोचना होता है। इसको ध्यान रखेंगे। और यह बराबर पूछा जाता है कि महाविभास सूत्र जो है वह जो है ये पुस्तक जो है यहाँ लिखी गई इन्हीं के सौजन्य से। और मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि महाविभास सूत्र जो है वह आपको वसुमित्र लिखे थे, क्योंकि यह इस चतुर्थ बौद्ध संगति में वसुमित्र ही अध्यक्ष हुए थे, जबकि कनिष्क चाहते थे कि अशोक घोष उसके अध्यक्ष हों, लेकिन वसुमित्र उनके गुरु थे। अशोक घोष ने कहा कि गुरु के रहते हम अध्यक्षता नहीं करेंगे, और कनिष्क राजा की बातों को ठुकरा दिया, प्रेम पूर्वक ठुकरा दिया, और उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव यहाँ पर बैठे हैं वसुमित्र, तो वही अध्यक्षता करेंगे। और यह 5 जो आपको बौद्ध संगति हुआ था, इसमें प्रथम बार आपको उपाध्यक्ष का पद नवसृजित हुआ, और इसी चतुर्थ संगति में उपाध्यक्ष बनाए गए और अशोक घोष प्रथम उपाध्यक्ष बने। उसके बाद से, इसके पूर्व और उसके बाद कभी नहीं उपाध्यक्ष पद बना और कोई उस पर नियुक्त हुए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनके सांस्कृतिक योगदान तो बहुत है और साहित्यिक योगदान भी बहुत है, लेकिन मैं कुछ चर्चा कर दे रहा हूं जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, उस पर हम चर्चा कर दे रहे हैं। सबसे पहला मैं ये चर्चा कर देना चाहता हूं कि ये जो आपको अशोक घोष थे, अशोक घोष ने आपको इनकी कई पुस्तकें जो है, जैसे बुद्ध चरितम जो पुस्तक है, बुद्ध के व्यक्तित्व पर सारगर्भित पुस्तक है। यह बराबर पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। बुद्ध चरितम याद रखिएगा, बुद्ध चरितम जो बुद्ध के चरित्र, बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। यह पहली और आखिरी पुस्तक है। उसके बाद आता है सारिपुत्र प्रकरण जो नाटक है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, सौंदरानंद पुस्तक जो काव्य है, और गंडी स्तोत्र गाथा है, ये भी पुस्तक इन्होंने लिखा था। और एक बात और बता दे कि वह अशोक घोष जो थे कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे, इसलिए ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अशोक घोष जो थे उनके धार्मिक सलाहकार भी थे, ये भी बात पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और जो बहुत अच्छे लेखक थे उस समय नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका और आपको शून्यवाद दर्शन के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। आपको बता दें कि ह्वेनसांग ने उनके बारे में कहते हैं कि वह संसार के 4 मार्गदर्शक व्यक्तियों में से एक है। ह्वेनसांग जो चीन के थे, और उनके जैसे व्यक्ति जो पूरे भारत में कई जगहों पर गए थे, और उन्होंने अन्य अपने देश चीन और अन्य देशों के बारे में भी अध्ययन किए थे। तो उन्होंने ये कहा कि पूरे विश्व संसार के 4 मार्गदर्शक व्यक्तियों में से वह एक थे। मीन्स उनकी इतनी प्रतिभा संपन्न बौद्ध लेखक थे, और जिन्होंने शून्यवाद को दिया। ये भी प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। मैं आपको बता रहा हूं
कनिष्क के पुरोहित संरक्षक थे, वो उनके बारे में पूछा जाता है। एक और बौद्ध विद्वान थे पार्श्व भी उस सम्मेलन में बहुत प्रखरता से उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद है कुमार लात है, जो कल्पना मंडिता पुस्तक उन्होंने लिखा, लेकिन वह पुस्तक अनुपलब्ध है। चीन में उसका अनुवाद किया गया, वही उपलब्ध है। ब्योंत ने सापेक्षवाद सिद्धांत दिया, वो भी आपको पूछा जाता है ब्योंत के बारे में। मैं एक बात और बता दे रहा हूं कि औषधि जगत में सबसे बड़ी ग्रंथ लिखी गई, वह चरक संहिता लिखी गई, और चरक संहिता के लेखक खुद चरक थे। इनका भी संरक्षण कनिष्क ने ही दिया था। ये भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं और आपको बता दे रहा हूं कि आर्य शतकम के जो लेखक थे मातृचेन थे। मातृचेन जो थे आर्य शतकम के थे, वो भी पूछा जाता है। इसके बाद आपको बता रहे हैं मादर जो थे, माठर उन भी बोला जाता उनको, तो माठर भी याद आप रख सकते हैं। और ग्रीक विद्वान जो है एजिसियालोस जो थे, वो भी इनके संपर्क में रहे और इनके राज संरक्षण में रहे। तो विदेशी जो यूनान के जो लेखक थे, उनको भी इन्होंने सम्मानित किए और अपने राज्य में रखे और उनको सारा संरक्षण दिए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सब प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। मैं अब कला और सांस्कृतिक उत्थान, विशेष करके स्थापत्य योगदान में आपको चर्चा कर रहा हूं कि उन्होंने 400 फुट ऊंचा एक 13 मंजिल टावर बनाया था। उस 13 मंजिल जो टावर था, उसके बगल में एक संघाराम भी बनाए थे और उसको ह्वेनसांग भी देखे थे। उनको उससे पूर्व फाहियान देखे थे और उसके बाद भी जो चीनी यात्री थे वो भी शांगयून देखे थे। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके ऊपर एक छत्र बना हुआ था, वह छत्र कई 100 किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ता था, लेकिन बाद के कुछ शासकों के द्वारा तोड़ दिया गया। लेकिन कुछ धर्मार्थ शासकों ने फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया, फिर से उसको पुनरुद्धार कराया। मैं एक बात और कह दे रहा हूं, ये जो आपके जो संघाराम थे जो बगल में ही अवस्थित थे, उस संघाराम में ही राजकुमार वीरसेन मगध जो राजकुमार थे वीरसेन वहीं पर अध्ययन किए थे। ये भी बात बहुत ही याद रखने वाली बात है। मैं और आपको बता देता हूं कि इन्होंने सांस्कृतिक और स्थापत्य में एक और कदम आगे बढ़े। वह कदम था नगर स्थापत्य कला। नगर में इन्होंने 3 नगर को बहुत उन्होंने सजाया था और बनवाया था। जो एक था सिरकप जो था आपको तक्षशिला में था, और उसी तरह से देवकुल मथुरा में था, कनिष्कपुर कनिष्क में था, कनिष्कपुर कश्मीर में था। इसको उन्होंने बनाया था। यह योगदान, यह 3 नगर बहुत बड़ी थी और कनिष्कपुर जो था वह कश्मीर में उन्होंने बनाया था, जो बहुत सुंदर बनाया था। जो विदेशी जो चीन के खास करके यात्री थे वहां पर आकर के ठहरते थे और उसकी वैभव और उसकी सांस्कृतिक योगदान के बारे में चर्चा करते थे और कई पुस्तकों में इसकी चर्चाएं मिलती है। मैं इसके बाद इनको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस समय कला जो है 2 कला का निर्माण हुआ। वह है एक मथुरा कला और एक जो है आपको गांधार कला। गांधार कला और मथुरा कला बहुत प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारे मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो मथुरा कला जो है और गांधार कला में कई तरह के मूर्तियों का निर्माण हुआ। ये जो है गांधार कला पेशावर उसका केंद्र था और मथुरा जो है मथुरा कला जो था मथुरा में उसका केंद्र अवस्थित था। मैं एक बात आपको बता देता हूं
कि ये जो था स्लेटी पत्थर का जो था मथुरा कला में था, और लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग मथुरा कला में होता था। यह दोनों जो है अलग अलग था। यह ध्यान रखिए, काला स्लेटी पत्थर जो था आपको वह इसके लिए था, विशेष करके जो आपको गांधार कला के लिए था, और यह जो था लाल बलुआ पत्थर जो था मथुरा कला के लिए था। यह दोनों कला के बारे में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोग इसको निश्चित ही याद रखेंगे। आर्थिक योगदान में मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूं कि सिल्क रूट जो बना था चीन से रोम तक, उसकी तीनों शाखाओं पर कनिष्क का प्रभाव था, और कनिष्क उसको आधिपत्य कर लिए थे, जिसके चलते उनकी इतनी आय बढ़ गई थी कि उनके समय में स्वर्ण मुद्राएं काफी संख्या में बढ़ गई थी। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हिंद यवन ने स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहला इन्होंने जारी किया, लेकिन सर्वाधिक संख्याओं में स्वर्ण मुद्राएं कुषाण काल में ही जारी हुआ, विशेष करके विम कड़फिसस के द्वारा, और उसको भी आगे बढ़ाया आपको कनिष्क ने बढ़ाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनका सांस्कृतिक योगदान, आर्थिक योगदान बहुत भरपूर है, और वह धन्य धान्य के सिल्क रूट के चलते जो उनको आर्थिक लाभ मिला, वह पूरे भारतवर्ष में काफी उस समय उत्थान हुआ। यह याद रखने योग्य है, क्योंकि सिल्क रूट पर तीनों शाखाओं पर इस कनिष्क का आधिपत्य था। यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, इनके जो सिक्के थे, उस सिक्के पर आपको कई तरह के चित्र थे, धार्मिक चित्र थे, जिसमें नंदी का चित्र था, त्रिशूल का चित्र था, शिव का चित्र था, ठीक है ना। और कनिंघम के अनुसार वह शैव धर्म के थे, लेकिन ये जो थे इनका विशेष करके इस सिक्के में खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। यह ध्यान योग्य बातें हैं। कनिष्क का जो मृत्यु हुई, बड़ा दुखांत हुआ, क्योंकि वह जीवन पर्यंत वह कार्यकलाप में ही रहे। वह निरंतर अपने कार्यों को बखूबी किया। इसमें आपको उन्होंने अंत तक उन्होंने युद्ध जारी रखा, अपना संगठन और विस्तार का कार्यक्रम जारी रखा, लेकिन वो बीमार की स्थिति में आ गए थे। इसके बावजूद भी युद्ध जारी रखे, जिसमें उनके कुछ उनके जो स्टाफ थे, जो उनके सैनिक थे, वही लिहाफ ओढ़ा करके उनको बीमार की स्थिति में मार दिया। इसके बाद उनका अंत हो गया, लेकिन वह लिहाफ ओढ़ा करके मार देने से कनिष्क के योगदान को आज भी हम लोग नहीं भूले हैं, क्योंकि कनिष्क ने सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, नगर निर्माण के क्षेत्र में, आर्थिक रूप से और सारे धर्मों को समन्वय रखने के कारण आज भी याद रखे जाएंगे, रखे जाते हैं, और आने वाली पीढ़ी में भी रखे जाएंगे। और उनको भले ही वह चीन के यूची जाति के थे, लेकिन भारतीयता उनके रगों में थी, और वह बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक और विद्वानों के संरक्षक थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं इसलिए इस पर सविस्तार चर्चा कर दिया हूं, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत आते हैं। इसलिए मैंने हर जो इनका योगदान है उस पर हमने चर्चा कर दिया है। मैं एक बात और, आर्थिक के चर्चा में आरू की जो खेती हुई वह इनके ही द्वारा लाया गया, यह चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। या ध्यान रखेंगे
तो आपको आर्थिक जगत में, क्योंकि इतिहास जो है अब साहित्य सामाजिक इतिहास हो गया है, आर्थिक इतिहास हो गया, सांस्कृतिक इतिहास हो गया। इस इतिहास को जो राजनीतिक इतिहास है उससे ज़्यादा प्रश्न आजकल इन तीनों में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सामाजिक योगदान के बारे में ध्यान रखना होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, क्योंकि बेल आइकन जो होता है पठन पाठन एक पवित्र कार्य है, और पवित्र कार्य में जिस तरह से मंदिर में जाते हैं घंटे आप दबाते हैं, उसी तरह से बेल आइकन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रणति IAS का मुख्य मकसद है, प्रणति मीन्स होता है प्रणाम, मीन्स वैसे जो लड़के हैं, जो वैसे छात्र हैं जो पठन पाठन में समर्पित हैं, वैसे पठन पाठन करने वाले छात्रों को भी प्रणति या इस प्रणति मीन्स होता प्रणाम। आप सबको हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, और आने वाली पीढ़ी भी आपको सम्मान देगी। इसलिए प्रणति मीन्स प्रणाम। आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्ते।